ऋषि, तुमने आने में इतनी देर कर दी। नव्या ने नशे में लड़खड़ाती आवाज में कहा। चंडीगढ़ के सबसे बड़े होटल में आज नव्या की बैचलरेट पार्टी थी। पिंक गाउन में खुले बालों के साथ लेटी नव्या अपने प्यार का नाम ले रही थी। ऋषि, उसे महसूस हुआ कि ऋषि की उंगलियां उसके बालों में घूम रही हैं। कुछ देर बाद उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं और वो कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब रूम की डोर बेल बजी तो नव्या ने नींद भरी आवाज में कहा, ऋषि, देखो ना दरवाजे पर कौन है। नव्या का सिर इतना भारी था कि उसकी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले ही पल फिर से डोरबेल की आवाज आई। लगातार डोरबेल बजने की वजह से नव्या ने अपनी आंखें खोली। तभी अचानक से नव्या का ध्यान सामने पड़े कपड़ों पर गया। खुद की और कमरे की अस्त व्यस्त हालत देखकर नव्या ने घबराकर खुद से कहा, मैं यहाँ कल रात ऋषि के साथ। उसे याद आया कि शादी तक वो ऋषि के साथ कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन कल रात वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपना सिर पकड़ा और फिर से कहा, ऋषि, कहाँ हो तुम? देखो दरवाजे पर कौन है। कुछ देर तक उसने ऋषि का इंतजार किया, पर जब वो नहीं आया तो नव्या खुद ही दरवाजा खोलने के लिए उठ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके पैर लड़खड़ा गए। ऋषि को अपने सामने खड़ा देखकर उसके होश उड़ गए और उसके मुंह से निकला, तुम बाहर क्या कर रहे हो? नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि अगर ऋषि उसके सामने खड़ा था तो कल रात उसके साथ कमरे में कौन था। वो फटी हुई आंखों से ऋषि को देखे जा रही थी, जो हाथ में बुके लिए उसके सामने खड़ा था। ये तुम्हारी क्या हालत है नव्या? आई थॉट तुम्हारी बैचलरेट पार्टी खत्म हो गई है तो हम लंच के लिए बाहर चलें, पर तुम। इतना कहकर ऋषि कमरे के अंदर आ गया। नव्या की सांसें डर के कारण तेज चल रही थीं। ऋषि बिस्तर की हालत और उस पर पड़ी एक जेंट्स टाई देखकर समझ गया था कि कल रात क्या हुआ होगा। तुम कल रात? इससे पहले कि नव्या कुछ कहती, ऋषि ने गुस्से में बुके नव्या के मुंह पर फेंक दिया। डोंट यू डेयर, अपनी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। ऋषि ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा। उसकी आंखों से मानो आग बरस रही थी। 2 दिन में हमारी शादी है और तुम यहाँ किसी और के साथ? धोखेबाज, ऋषि ने कहा और वहां से पैर पटकते हुए बाहर निकल गया। नव्या चिल्लाते हुए उसके पीछे भागी। ऋषि, मेरी बात सुनो, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जरूर कोई गलतफहमी हुई है ऋषि। वो चिल्लाते हुए नंगे पैर ऋषि के पीछे दौड़ रही थी, लेकिन ऋषि ने उसे एक बार भी पलट कर नहीं देखा। वो सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। नव्या रोते हुए खुद से बोले जा रही थी, ये क्या हो गया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ऋषि नहीं तो कौन था मेरे साथ कल? मैं ये कैसे कर सकती हूँ मैं? एक तरफ उसे ये भयानक सवाल खाए जा रहे थे और दूसरी तरफ उसे ऋषि की गलतफहमी दूर करनी थी। दौड़ते हुए कभी उसके पैर लड़खड़ा रहे थे तो कभी उसका सिर चकरा रहा था। उसने तुरंत ऑटो किया और ऋषि के पीछे चली गई। जैसे ही उसने अपने घर यानी सिन्हा पैराडाइज की दहलीज पर कदम रखा, उसका स्वागत एक जोरदार थप्पड़ के साथ हुआ। नव्या ने नजर उठाकर देखा तो सामने उसके पापा शेखर सिन्हा खड़े थे। बेशर्म, मुझे शर्म आ रही है ये कहने में कि तुम मेरी बेटी हो, शेखर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। शेखर के ठीक बगल में ऋषि खड़ा था, जिसे देखकर नव्या समझ गई थी कि उसने सब कुछ घर में बता दिया है। पापा एक बार मेरी बात सुन लीजिए। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है। मैं तो बस। नव्या अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी कि तभी पीछे से शिखा की आवाज आई, तुम भी अपनी माँ की तरह ही निकली, शेमलेस। पहले उसने शेखर को चैन से जीने नहीं दिया और अब तुम। क्या कमी थी ऋषि में जो तुम्हें किसी और के पास जाना पड़ा? हाँ मॉम, प्लीज आप तो शांत रहिए, पापा को संभालिए, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी।
कनिका ने कहा और शेखर को संभालने के लिए आगे आ गई। शिखा नव्या की सौतेली माँ थी और कनिका सौतेली बहन। नव्या के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, कनिका, तुम तो मेरा यकीन करो, मुझे सच में कुछ याद नहीं है। ऋषि, तुम तो प्यार करते हो मुझसे, प्लीज ट्रस्ट मी। ट्रस्ट, ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है। जिससे मैंने प्यार किया था वो लड़की तो कल रात ही किसी और की हो गई। ऋषि ने गुस्से में नव्या को घूरते हुए कहा, कनिका, तुम तो कुछ कहो, समझाओ ऋषि को। मैं उसे धोखा देने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। नव्या उम्मीद से हर किसी को देख रही थी, कम से कम कोई तो उसका यकीन करे, लेकिन उसे हर किसी की आंखों में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत दिखाई दे रही थी। वो ऋषि के पास आ ही रही थी कि तभी ऋषि ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया और गुस्से में कहा, अब बस, तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो नव्या। अब मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। नव्या के साथ बाकी घरवाले भी ऋषि शेखावत का इशारा समझ गए थे। जहां शेखर घबराया हुआ खड़ा था, वहीं कनिका और शिखा एक दूसरे को देख रही थी। ऋषि ने तुरंत अपनी उंगली से एंगेजमेंट रिंग उतारी और वहीं सबके सामने जमीन पर फेंक दी। ये रिश्ता अभी के अभी खत्म। आई एम ब्रेकिंग अप विद यू नव्या। अपनी ये मनहूस शक्ल दोबारा मेरे सामने मत लाना, समझी? ऋषि ने गरजते हुए कहा और वहां से जाने लगा। उसका फैसला सुनकर नव्या पूरी तरह से टूट गई थी। उसने चिल्लाते हुए ऋषि को रोकने की कोशिश की। ऋषि, मेरी बात तो सुनो, प्लीज डोंट डू दिस, लिसन टू मी फॉर गॉड्स सेक। वो ऋषि को रोकने के लिए उसके पीछे जाने ही वाली थी कि तभी शेखर ने उसका हाथ पकड़ लिया। खबरदार जो उसके पीछे जाने की कोशिश भी की तो अब उससे जो भी कहूंगा मैं कहूंगा। आज जो तुमने किया है उसकी वजह से हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। शेखर ने नव्या को घूरते हुए कहा और ऋषि के पीछे आवाज लगाते हुए चला गया। ऋषि बेटा, मेरी बात तो सुनो। नव्या का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। शेखर के जाते ही शिखा और कनिका एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थीं और उसके बाद शिखा भी शेखर के पीछे चली गई। नव्या रोते हुए जमीन पर गिर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही रात में उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। कल तक वो जिस लड़के के साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी, वो उसके सारे सपने तोड़कर चला गया था। उसकी एक एक उम्मीद टूट चुकी थी। मैंने कुछ नहीं किया, कोई तो मेरा यकीन करो, मुझे सच में कुछ याद नहीं है। मुझे सच में लगा कि मैं ऋषि के साथ हूँ। नव्या रोते हुए बोले जा रही थी। तभी उसने देखा कि कनिका अब भी उसके पास खड़ी थी। वो तुरंत उठकर कनिका के पास गई और बड़ी उम्मीद के साथ उसने कहा, कनिका, तुम तो मेरा यकीन करो, मैं प्यार करती हूँ ऋषि से। तुम पापा को समझाओ, पापा ऋषि को समझाएंगे तो वो जरूर समझ जाएगा। नव्या कनिका से अपने प्यार को पाने की गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन कनिका एकटक नव्या को देखे जा रही थी। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी और नव्या को इस हाल में देखकर उसका दिल खुशी से गदगद हो रहा था। कनिका, कुछ तो बोलो, तुम करोगी ना पापा से बात? पापा तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। नव्या लड़खड़ाते हुए बोले जा रही थी, पर कनिका मुस्कुराते हुए नव्या को देख रही थी। नव्या अपनी बहन का रिएक्शन देखकर शॉक्ड रह गई। कनिका ने नव्या का हाथ अपने कंधे से हटाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्या बात करूं दीदी, मैं जानती हूं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि जो कुछ भी किया है वो मैंने किया है। कनिका की ये बात सुनकर नव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फटी हुई आंखों से कनिका को देखे जा रही थी। इससे पहले कि नव्या कुछ पूछ पाती, कनिका ने बड़ी चालाकी से कहा, हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये सब कुछ मैंने ही किया है। कल रात जिस कमरे में तुम थी, वहां ऋषि नहीं, कोई और था। पर ये मत पूछना कि कौन, क्योंकि ये मैं भी नहीं जानती।
इतना कहकर कनिका जोर जोर से हंसने लगी। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे ऋषि से शादी करनी है। कनिका ने मुस्कुराकर नव्या को आंख मारते हुए कहा। नव्या ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने चिल्लाते हुए कनिका का कॉलर पकड़ लिया और कहा, हाउ डेयर यू! तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, हाँ? कनिका को अपनी बड़ी बहन की तड़प देखकर खुशी मिल रही थी। उसने बड़े प्यार से नव्या का हाथ अपने कॉलर से हटाया और हंसकर कहा, मैं ऐसा सिर्फ सोच नहीं सकती, कर भी सकती हूँ। और देखो, मैंने जो सोचा वो करके दिखा दिया। ऋषि को हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दिया। अब वो जिंदगी भर कुंवारा रह लेगा, लेकिन तुम्हारी तरफ पलटकर कभी नहीं देखेगा। नव्या को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी बहन ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था। बचपन से तुम्हें हर चीज मुझसे अच्छी मिली है, कपड़े, गैजेट्स, एजुकेशन, सब कुछ। तुम हमेशा मुझसे आगे रही, पर अब बस ये रेस यहीं पर खत्म। मुझे जो करना था वो मैं कर चुकी हूं। अपनी बहन को इतना नीचे गिरते हुए देखकर नव्या गुस्से से हाँफ रही थी। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई और उसने कनिका के पास जाकर रोते हुए कनिका को एक के बाद एक थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे? मेरे प्यार को छीन लिया तुमने। कनिका ने अपने हाथों से खुद का बचाव करने की बहुत कोशिश की, फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी। मॉम, डैड! कनिका की आवाज सुनकर शेखर और शिखा भागते हुए बाहर आ गए। शेखर ने नव्या को पकड़कर पीछे किया और शिखा कनिका को संभालने लगी। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शिखा ने चिल्लाकर पूछा। सब कुछ इसने किया है पापा, कल इसी ने मुझे वहां फंसाया। नव्या अपनी बात पूरी कह पाती उससे पहले ही शेखर ने चिल्लाकर कहा, चुप, बिल्कुल चुप, अब एक भी शब्द और नहीं। देखो अपनी बेटी की हरकतें। एक तो शेखावत परिवार के सामने हमारी इतनी बेइज्जती करवा दी, ऊपर से माफी मांगने के बजाय मेरी बेटी पर हाथ उठा रही है। शिखा ने आग में घी डालते हुए कहा। शेखर गुस्से से तमतमाते हुए नव्या को घूर रहा था। पापा, आप मेरी बात तो सुनिए। नव्या ने बोलने की कोशिश की, पर शेखर ने उसे बीच में रोककर कहा, अभी के अभी निकल जाओ इस घर से। सिन्हा परिवार से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर नव्या सन्न रह गई थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। पापा, उसके मुंह से निकला। मेरी अब से सिर्फ एक ही बेटी है, शिखा। इसे कुछ पैसे दे देना। भारी गले से शेखर ने कहा और वहां से चला गया। नव्या के पास भी अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया था। कभी वो अपने आप को कोस रही थी तो कभी अपनी किस्मत को, पर उसे समझ आ गया था कि अब आगे का सफर उसे अकेले ही तय करना था। वो रोते हुए अपने कमरे में गई और अपना सामान लेकर घर से निकल गई। उसे आखिरी बार बाय कहने तक के लिए कोई नहीं आया था। उधर दिल्ली के सबसे बड़े ऑफिस के कैबिन में आहूजा इंडस्ट्रीज का मालिक अविनाश आहूजा अपने असिस्टेंट के साथ बैठा था। अविनाश 27 साल का यंग हैंडसम बिजनेसमैन था, जिसकी एक झलक के लिए भी लड़कियां तरसती थी। बिजनेस वर्ल्ड में उसकी काबिलियत के साथ उसके गुस्से की भी चर्चा होती थी। सर, ये बहुत बड़ा ट्रैप था सर। उसके असिस्टेंट शशांक ने घबरा कर कहा। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं कल रात किसी लड़की के साथ था और उसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अविनाश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। शशांक ने डर से कांपते हुए कहा, सॉरी सर, हमने बहुत कोशिश की सर, लेकिन हम लड़की का चेहरा नहीं देख पाए। आगे की तरफ के सारे सीसीटीवी बंद है।
सिर्फ ये दिखाई दिया कि एक लड़की ने दूसरी लड़की को आपके कमरे में भेजा था। इतना कहकर शशांक ने अविनाश को सीसीटीवी वीडियो दिखाया जिसमें सब कुछ पीछे से दिख रहा था। अविनाश सीसीटीवी वीडियो देखकर शॉक्ड था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, उस होटल से सारे एविडेंस मिटा दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कल रात मैं वहां था। अगर मीडिया में ये खबर फैल गई तो मेरी रेपुटेशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। शशांक ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और अपने काम के लिए तेजी से निकल गया। अविनाश और शशांक ने उस लड़की की आइडेंटिटी पता करने की बहुत कोशिश की जो उस रात अविनाश के साथ थी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया था। इस बात को 6 साल बीत चुके थे। नव्या और अविनाश दोनों ही इस बात से अनजान थे कि उस रात वो किसके साथ थे। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। 6 साल तक नव्या ने काफी परेशानियां झेली, पर उसके साथ एक ऐसी खुशी थी जिसने उसकी हर मुश्किल को आसान कर दिया था। उसने अब अकेले उस खुशी के साथ जीना सीख लिया था। पर आज कई सालों के बाद उसके फोन पर एक कॉल आया। जैसे ही उसने फोन उठाकर आवाज सुनी, वो दंग रह गई। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि शेखर का था। नव्या, अभी के अभी चंडीगढ़ वापस आ जाओ, शेखर ने सीरियस आवाज में कहा। आखिर क्यों बुलाया था शेखर ने इतने सालों के बाद नव्या को वापस? कौन सा सहारा था नव्या के जीवन में? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।